हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑयल बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया पे। पिछली वीडियो में हमने आयनिक मोनोमर, नॉन आयनिक मोनोमर, आयनिक डाइमर, नॉन आयनिक डाइमर, ये सब कंट्रास्ट मीडिया पे हमने डिस्कस किया है, जिसके अंदर पे हमने वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट मीडिया पे बात करी थी। लेकिन अब जो हमारे पास में कंट्रास्ट मीडिया है, वो कंट्रास्ट मीडिया हमारे पास में ऑयल सोल्यूबल कंट्रास्ट मीडिया है। कैसा है? ऑयल सोल्यूबल कंट्रास्ट मीडिया ये हमारे पास में है। और ये जो कंट्रास्ट मीडिया होगा, ये कंट्रास्ट मीडिया हमारे पास में वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट मीडिया नहीं है। ये बात हमें याद रखनी है। जैसे कि पिछले कंट्रास्ट मीडिया हम बात कर रहे थे, उन वाले कंट्रास्ट मीडिया पे हमने वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट मीडिया की बात करी थी, बट अब हमारे पास में जो कंट्रास्ट मीडिया है, ये वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट मीडिया नहीं है। अब ये ऑयल सोल्यूबल कंट्रास्ट मीडिया है। अब ये जो ऑयल सोल्यूबल कंट्रास्ट मीडिया है, ये कैसे बनता है, कैसे इसका कंपोजिशन है, इसको हम देखेंगे। क्योंकि हमने जो वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट मीडिया पढ़ा था, उसके अंदर पे हमारे पास में जो कंपोजिशन हुआ था, उसमें अलग इंग्रेडिएंट्स डले थे, बट इसके जो इंग्रेडिएंट्स होंगे वो हमारे पास में अलग होंगे। तो हम देखेंगे कि इसका कंपोजिशन कैसे हुआ है। तो इसके कंपोजिशन के लिए सबसे पहले हमारे पास में होते हैं पॉपी सीड्स। क्या होते हैं? पॉपी सीड्स हमारे पास में होते हैं, उसका ऑयल हम लेते हैं, ठीक है ना। अब ये पॉपी सीड्स ऑयल क्या है? देखो यहाँ पे आप ये प्लांट्स देख रहे हो, इस प्लांट का नाम होता है ओपियम पॉपी प्लांट, ठीक है। हाँ, ये जो प्लांट होता है, इसके सीड्स हम लेते हैं और इसके सीड्स के अंदर से हमारे पास में निकलता है एथाइल एस्टर। क्या निकलता है? हाँ, एथाइल एस्टर इसके अंदर से निकलता है, और इसके अंदर पे हम मिक्स कर देते हैं आयोडीन को। किसको कर देते हैं? आयोडीन को। अब सबको पता है, क्योंकि हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, कि आयोडीन हम क्यों लेते हैं। आयोडीन हम सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास में कैसा सब्सटेंस है? ये रेडियो ओपैक सब्सटेंस है। कैसा है? रेडियो ओपैक सब्सटेंस है। अब रेडियो ओपैक सब्सटेंस हम यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास में कंट्रास्ट का सिर्फ यूज करने का मेथड इसलिए है कि वो हमारे पास में हमारे स्ट्रक्चर को इनहेंस कर सके। क्या कर सके? इनहेंस कर सके। तो आयोडीन को यहाँ हम ले रहे हैं। अब आयोडीन को यहाँ पे जब यूज किया जाता है, तो जो इसका कंसंट्रेशन, अगर हम यहाँ पे बात करें, तो इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो कितना होता है? 30 to 40%। कितना होता है? 30 to 40% होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास में वेरी हाई कंसंट्रेशन होता है। कैसा होता है? वेरी हाई कंसंट्रेशन यहाँ पे हमारे पास में है, जिसकी वजह से इसकी जो विस्कोसिटी होती है, इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो क्या हो जाती है? वेरी हाई हो जाती है। कैसी हो जाती है? वेरी हाई हो जाती है। अब विस्कोसिटी ज्यादा हो गई तो दैट मीन कि ये हमारे पास में थिक हो जाता है। कैसा हो जाता है? थिक हो जाता है। अब ये जो कंट्रास्ट मीडिया हमारे पास में बनता है, ये कंट्रास्ट मीडिया हमारे पास में बनता है लिपियोडोल। क्या बनता है? लिपियोडोल। लिपियोडोल कंट्रास्ट मीडिया जो हमारे पास में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो हमारे पास में एथियोडाइजेट के नाम से भी हमें मिलता है, ठीक है ना। एथियोडाइजेट ऑयल के नाम से हमें ये मार्केट में मिल जाएगा, या लिपियोडोल के नाम से भी हमें क्या होगा? वहां पे मिल जाएगा। अब ये जो कंट्रास्ट मीडिया हमारे पास में बना है, ये कंट्रास्ट मीडिया हमारे पास में कैसा है? ऑयल सोल्यूबल कंट्रास्ट मीडिया है, और इसको हम ऑयल बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया भी कह सकते हैं। अब हमने यहाँ पे बात करी कि हमारे पास में आयोडीन का कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से, और दूसरा ये हमारे पास में ऑयल बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया है, जिसकी वजह से इसकी जो विस्कोसिटी होगी वो बहुत हाई हो जाएगी। जब इसकी विस्कोसिटी बहुत हाई हो जाएगी तो हम इसको इंट्रावेनसली नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसके हमारे पास में सबसे ज्यादा चांसेस क्या है? सबसे पहली चीज, ये हमारे पास में वाटर सोल्यूबल नहीं है। दूसरा, इसके हमारे पास में इम्बोलिज्म होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो इम्बोलिज्म रिस्क इसका बढ़ जाएगा, तो दैट मीन ये हमारी बॉडी के अंदर पे, ये कहीं पे भी जाएगा, हमारी वेन्स के अंदर पे क्या कर देगा? ब्लॉकेज कर देगा। तो इस वजह से हम इसको क्या नहीं कर सकते? इंट्रावेनसली यूज नहीं कर सकते। तो अगर हम इसको इंट्रावेनसली यूज नहीं कर सकते तो हम इसको बना क्यों रहे हैं? तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हमारे पास में इसका यूजेस क्या क्या है, ठीक है ना। तो अगर हम इसके यूज की बात करें कि हम इसको कहां कहां पे यूज कर सकते हैं, तो इसको सबसे पहले हम HSG प्रोसीजर में यूज कर सकते हैं। कहां पे यूज कर सकते हैं? हिस्टेरोसेल्फिंजियोग्राफी प्रोसीजर में हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हम इसको DCG प्रोसीजर में यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे पास में डेक्रोसिस्टोग्राफी डेक्रोसिस्टोग्राफी प्रोसीजर है, जिसको हमारे पास में जो है लेक्राइमल डक्ट का प्रोसीजर होता है। उसके बाद में हम इसको सेलोग्राफी में यूज कर सकते हैं। कहां पे यूज कर सकते हैं? इसको हम सेलोग्राफी के अंदर पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम इसको लिम्फेंजियोग्राफी में यूज कर सकते हैं। कहां पे कर सकते हैं? लिम्फेंजियोग्राफी में, ठीक है।
हाँ, ये भी आपको याद रखना है। लिम्फेंजियोग्राफी हमारे पास में एक प्रोसीजर होता है, जिस प्रोसीजर के अंदर पे हम क्या करेंगे, हमारे जो लिम्फेटिक नोड्स होते हैं उनके अंदर पे हम कंट्रास्ट को डालते हैं और वहां पे हम उसकी इमेजिंग करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम की। उसके बाद में ये जो कंट्रास्ट मीडिया हमारे पास में होता है, इस कंट्रास्ट मीडिया का फ्लेवर होता है। इस कंट्रास्ट मीडिया की अगर हम फ्लेवर की बात करें तो इसका जो फ्लेवर होता है वो नटी फ्लेवर होता है। कैसा होता है? नटी फ्लेवर होता है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है कि जब हम इसको टेस्ट करेंगे या कुछ भी करेंगे तो इसका जो फ्लेवर होगा वो कैसा होगा? नटी फ्लेवर होगा। और हम इसको कहां कहां पे यूज कर सकते हैं? एचएसजी में यूज कर सकते हैं, डीसीजी में यूज कर सकते हैं, सेलोग्राफी में यूज कर सकते हैं और लिम्फेंजियोग्राफी प्रोसीजर में हम इसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो ये जो कंट्रास्ट मीडिया हमारे पास में है, ये कंट्रास्ट मीडिया ऑयल सोल्यूबल कंट्रास्ट मीडिया होता है। और दूसरा, ये जो कंट्रास्ट मीडिया हमारे पास में होगा, ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? ये हमारे पास में नॉन आयनिक कंट्रास्ट मीडिया में आएगा। किस में आएगा? नॉन आयनिक कंट्रास्ट मीडिया में। अब नॉन आयनिक कंट्रास्ट मीडिया की हम इसे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये हमारे पास में ऐसे सब्सटेंस से बना है जिनके अंदर पे केटाइंस और एनाइंस नहीं है। इसी वजह से ये जो कंट्रास्ट मीडिया हमारे पास में है ये न्यूट्रल से बना हुआ है। तो दैट मीन ऐसे मटेरियल से बना है जो हमारे पास में कैसे हैं? न्यूट्रल्स है। तो दैट मीन ये कंट्रास्ट मीडिया हमारे पास में कौन सी कैटेगरी में आएगा? नॉन आयनिक कंट्रास्ट मीडिया की कैटेगरी में ये हमारे पास में आएगा। और इसकी जो ऑस्मोलैलिटी होगी वो ऑयल सोल्यूबल ऑस्मोलैलिटी, तो दैट मीन कि हम इसकी कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे हमारे किसके साथ में? हमारे वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट मीडिया के कंपैरिजन में। ठीक है ना, क्योंकि इसका अलग ही फंक्शन है, उसका अलग ही फंक्शन है। बस हमें ये याद रखना है कि ये हमारे पास में जो कंट्रास्ट मीडिया होगा नॉन आयनिक कैटेगरी के अंदर पे आएगा। किस में आएगा? नॉन आयनिक कैटेगरी में। और हम इसको कहां कहां पे यूज कर पाएंगे? हम इसको इन सब जगहों पे यूज कर पाएंगे। ये बनेगा कैसे? ये हमारे पास में पॉपी सीड ऑयल से बनेगा, जिसके अंदर से हमारे पास में एथाइल एस्टर निकलेगा। हम उसमें आयोडीन को डाल देंगे रेडियो ओपेसिटी के लिए। रेडियो जो हमारा आयोडीन होगा उसका जो कंसेंट्रेशन होगा वो कितना होगा? 30 to 40% होगा। तो कंसेंट्रेशन आयोडीन का ज्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से ये हमारे पास में कैसा हो जाएगा? विस्कस हो जाएगा, थिक हो जाएगा, जिसकी वजह से हम इसको अब इंट्रावेनसली नहीं दे पाएंगे। और इंट्रावेनसली हम इसलिए भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास में वाटर सोल्यूबल नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास में इम्बोलिज्म होने के रिस्क रहेंगे, ब्लॉकेज हमारी बॉडी में हो सकता है और भी फर्दर रिएक्शंस इससे हमारी बॉडी के अंदर पे और भी फर्दर जो है पैथोलॉजी क्रिएट हो सकती है हमारे इस कंट्रास्ट मीडिया से, अगर हमने इसको आर्टरी के अंदर पे या वेन के अंदर पे अगर हमने पेशेंट को इसको दे दिया तो। ठीक है, तो ये है हमारे पास में हमारा ऑयल बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया। तो ऑयल बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया अगर आपके पास में आएगा तो आप उसको इस तरीके से इलैबोरेट कर देंगे। तो ये हमारे पास में कंप्लीट होता है ऑयल बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।